तो कल की क्लास में हम लोगों ने रिवर्स रेपो रेट की बात की थी और हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स की बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब का डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम लोग सीआरआर की बात करेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है। व्हाट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। नकदी आरक्षी अनुपात। तो नकदी आरक्षी अनुपात मतलब क्या हो गया कि जब हम बैंकों में एक निश्चित सीमा तक नकदी रखने की बात करते हैं, यानी जब आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि भाई आप इस सीमा तक नकदी रखिए और एक परसेंटेज डिसाइड कर देती है ना। यानी आप ये कहेंगे कि आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों से एक निश्चित सीमा के भीतर कुछ प्रतिशत नकदी रखने की बात की जाती। मतलब क्या हुआ कि आरबीआई ही सीआरआर का आरोपण करती है। ठीक है। तो आरबीआई चाहे तो सीआरआर को बढ़ा सकती है और आरबीआई चाहे तो सीआरआर को घटा सकती है। तो सीआरआर को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ और सीआरआर को घटाने का क्या मतलब हुआ। तो जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाने की बात करती है, यानी आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि वो आपको इतने प्रतिशत तक की टोटल वैल्यू का कैश अपने पास रखना है या इतने प्रतिशत तक की टोटल वैल्यू का कैश कम रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम बैंक की,
बैंक की जमा पूंजी और सीआरआर, और फिर हम रेस्ट कैपिटल की बात करें, तो अगर 100 रुपए की जमा पूंजी है, सीआरआर 4% है, तो रेस्ट कैपिटल इन बैंक कितना हो जाएगा? 96 रुपीज। 100 रुपए है, सीआरआर बढ़ करके 6% हो गया, तो 94 रुपीज है। मतलब क्या हुआ कि जमा पूंजी बढ़ेगी या घटेगी किस में निर्भर कर रहा है? सीआरआर पर। तो बैंकों की जमा पूंजी बढ़ रही है या घट रही है, ये निर्भर कर रहा है सीआरआर पर। तो सीआरआर बढ़ेगा तो बैंकों में जमा पूंजी कम हो जाएगी, सीआरआर घटेगा तो बैंकों की जमा पूंजी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि सीआरआर का बैंकों की जमा पूंजी से विपरीत संबंध है। सीआरआर बढ़ाने से जमा पूंजी कम हो जाएगी, सीआरआर कम करने से जमा पूंजी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब आप सीआरआर हटा देंगे तो जमा पूंजी बढ़ेगी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन बेहतर होगा, मांग बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन आ सकता है, जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। बिल्कुल वही बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे बैंक में पैसा हो, तो बैंक में जितना अधिक पैसा होगा, उतना ही बैंक अच्छे से काम कर पाएंगे। यानी बैंकों की कहीं ना कहीं जो तरलता है वो आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर बैंकों की तरलता कम है तो आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ जाएंगी, बैंकों की तरलता ज़्यादा है तो आर्थिक गतिविधियां बेहतर होंगी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई की जो जिम्मेदारी है कि बैंकों में पैसा बना के रखे, अब चाहे वो सीआरआर घटाए या सीआरआर बढ़ाए। सीआरआर बढ़ाती है उस कंडीशन में जब आरबीआई को लगता है कि भाई तरलता का स्तर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आरबीआई जैसे ही बैंकों में पैसा ज़्यादा होने लगता है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है या कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा लेती है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा सकती है? लगभग 4% तक कैश रिजर्व रेशियो रख सकते। नोट कर लीजिए। अब अगली हम लोग बात करेंगे एसएलआर की। ठीक है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। क्या है एसएलआर? स्टैट्यूटरी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात।
सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? तो ये भी परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स, यानी यहाँ पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से खुद कहती है कि आप कुछ परसेंटेज अपने पास एसेट्स के रूप में रखिए। ठीक है। केंद्रीय बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक के द्वारा अपने वाणिज्यिक बैंकों से कुछ प्रतिशत तरल संपत्तियों को रखने की बात कही जाती है। बिल्कुल वही वाली कहानी है जैसे सीआरआर में थी, है ना। अब स्वर्ण में या कुछ ऐसे एसेट्स में आरबीआई कहती है अपने कॉमर्शियल बैंकों से कि भाई आप कुछ ऐसा रखिए ताकि अगर बैंक दिवालिया वगैरह हो तो हम इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है। तो अब हायर एसएलआर होगा तो लेंडिंग डिक्रीज होगी, लोअर एसएलआर होगा तो लेंडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, इसकी भी वही कहानी है। एसएलआर का लेंडिंग से रेसिप्रोकल होगा, एसएलआर ज़्यादा लेंडिंग कम होगी, एसएलआर कम लेंडिंग्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगली बात करने जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है या खुले बाजार की संक्रिया किसे कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन ओ एम ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुले बाजार की संक्रिया, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाइंग एंड सेलिंग्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। When RBI sells his securities to commercial banks,
his securities to commercial banks, then क्या होगा? तो जब आरबीआई अपनी प्रतिभूतियां कमर्शियल बैंक को बेचती है, तो हमने रिवर्स में बताया था कि आरबीआई अपनी प्रतिभूतियां देती है ना? तो प्रतिभूतियां बेचेगी, बदले में तरलता ले लेगी बैंकों। तो जब आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को बेचेगी बैंकों को, तो क्या करेगी? तो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक्स लिक्विडिटी कम हो जाएगी ना। भाई कुछ बेचेगी तो आपसे पैसा लेगी ना बेच करके। मान लीजिए अब वो अपना प्रतिभूति बेच रही है, अपना सामान बेच रही है, तो अपना सामान बेचेगी तो क्या हो जाएगा? तरलता कम हो जाएगी बैंकों में, क्योंकि बैंक आरबीआई की सिक्योरिटीज को लेकर के उसे क्या देंगे? पैसा देंगे। ठीक है? तो बैंक की लिक्विडिटी कम होगी, बट आरबीआई लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बैंक की लिक्विडिटी कम हो करके आरबीआई की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। एंड व्हेन आरबीआई purchases securities from the commercial banks, then liquidity of RBI decreases and liquidity of banks increases। नोट कर लीजिए। तो किसी भी अवस्था में जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटी बेचती है, तो बैंकों की तरलता कम होती है और आरबीआई की तरलता बढ़ती। और जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटी खरीदती है, तो बैंकों की तरलता बढ़ती है और आरबीआई की तरलता कम हो जाती है। ठीक है? एक और डिस्कस करेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसएफ क्या है? आइए बात करते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा। तो जब इमरजेंसी बोरोइंग होती है, दैट इज इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स। फॉर बैंक्स यानी
बैंकों को तात्कालिक उधारी के लिए, और ये तात्कालिक उधारी कितनी होती है, लगभग 1% या 1% पर ओवरनाइट फैसिलिटी। नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स की अगली क्लास में।